डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे हों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हों। तो देखिए, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमने कार्बन मतलब उसके बारे में जानकारी पढ़ी कि कार्बन मतलब क्या है, क्या क्या होता है उसमें, वो सारी चीज़ें, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सभी चीज़ें पढ़ ली। फिर आया आईपीएससी नेम कि हम उसका नामकरण कर लिए। हमने खुली श्रृंखला का किया, बंद श्रृंखला का किया, और बेंजीन्स का हमने देखा कि कैसे मतलब 10th के जितना मतलब नॉमेनक्लेचर था हमने उतना कर लिया। हमने ये भी देख लिया कि अगर एक ही साथ बहुत सारे क्रियात्मक समूह आ जाते हैं, वैसे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं, तो तब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्रियात्मक समूह का प्राथमिकता क्रम देख लिया कि कौन किस मतलब सबसे पहले रखा जाएगा, कौन बाद में रखा जाएगा। अब देखिए, ये टॉपिक है समावेत्ता। हमने जब कार्बन में पढ़ा था, कार्बन के गुण में, तो देखिए सबसे पहला गुण हमने कोवैलेंट पढ़ा, दूसरा गुण पढ़ा हमने कैटेनेशन। तो कोवैलेंट में हमने कार्बन कैसे जुड़ता है वो देख लिया कि कार्बन कितने बंध द्वारा जुड़ सकता है। तो कार्बन की वैलेंसी प्रकृति होती है कि ये टेट्रा वैलेंसी होता है, तो ये 4 बंध बना सकता है। तो हमने देखा कि ये सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है जुड़ के। और ये फिर हमने हाइड्रोकार्बन्स देख लिया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध बनते हैं। फिर उसके बाद आया था कैटेनेशन यानी श्रृंखलन गुण। कार्बन आपस में जुड़ते जा रहे थे और श्रृंखला बनाते जा रहे थे, तो उसे हम बोले कैटेनेशन गुण। कार्बन में ही एक पाया जाता है, इसका स्पेशल फीचर है, जिसके कारण ही मतलब बहुत सारे कार्बन हम लंबी श्रृंखला चेन बना सकते हैं, नए नए यौगिक बना सकते हैं। तो अब हम यौगिक बनाए तो उनका नाम भी तो देना चाहिए कि हम कार्बन जोड़ते जा रहे हैं, तो उससे जो बनेगा तो उसका नाम क्या होगा। तो उसके नाम के लिए अब देखिए हर जगह साइंटिस्ट अलग अलग बना रहे थे, तो मतलब अलग नाम हो जा रहा था। तो आईपीएससी पद्धति आती है और वो एक वहाँ से सभी जहाँ जितने भी हैं सबका एक ही नाम दिया जाएगा आईपीएससी के अनुसार, और वो दे दिया गया। अब उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी जाती है समावेत्ता कि आखिर समावेत्ता क्या होती है। तो हमने इसकी परिभाषा देखी थी कि इसमें रासायनिक सूत्र समान होंगे, रासायनिक सूत्र समान होंगे। यहाँ से समावयत्ता, समान मतलब जो भी सूत्र होंगे, यहीं से दिख रहा है कि जो रासायनिक सूत्र होंगे वो समान होंगे, लेकिन इसमें मतलब डिफरेंस होगा संरचना में। संरचना अलग होगी। ये होता है, अगर हम इंग्लिश में देखें तो सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसे हम बोलते हैं, ये इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई। जो इंग्लिश मीडियम वाले सीबीएसई बोर्ड वाले उनके लिए हो गया इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश में, और जो मान लीजिए हिंदी मीडियम में है उनके लिए हिंदी मीडियम में। हम दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों को साथ में पढ़ते जाते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि यूपी बोर्ड में भी बहुत सारे मतलब जो हिंदी बोर्ड्स वाले होते हैं उनमें बच्चे होते हैं कि वो अपना लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किए होते हैं, तो उनके लिए भी है और हिंदी वालों के लिए भी है। हम दोनों लैंग्वेज देखते जाएंगे। तो देखिए, ये हो गई समावेत्ता की डिफिनेशन कि इसमें रासायनिक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग होती है। यहाँ पे सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब आइए देखते हैं कि आइसोमेरिज्म आखिर कितने प्रकार की होती है। तो ये है इसके डिफिनेशन, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आखिर ये जो समावेत्ता है इसमें कुछ प्रकार पाए जाते हैं, तो वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले समावेत्ता को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम संरचनात्मक समावेत्ता,
और एक हिंदी में इसे बोलते हैं त्रिविम समावयवता। इंग्लिश में हम देखें तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ये होती स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये हो गया इसका इंग्लिश हिंदी में नाम। सबसे पहले हम समावेयता को दो भागों में डिवाइड करते हैं, संरचनात्मक समावेयता और त्रिविम समावेयता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावेयता। अब देखिए फिर उसके बाद जो हमारे 10th में सिलेबस में है वो संरचनात्मक समावेयता है। त्रिविम वाले को हम मतलब ये आगे के सिलेबस में है, तो हम यही जो संरचनात्मक समावेयता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसके भी प्रकार पाए जाते हैं और इन्हीं को हमें 10th में देखना होता है। ये जो है ये अलग मतलब हम 12 मतलब 11th में या किसी में जाए 11th में आगे के सिलेबस में देखते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चरल हम देखते हैं कि ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। हम यहाँ पे बस नाम जान लेंगे कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है श्रृंखला समावेयता। ब्रांच आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है स्थिति समावेयता, जिसे हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तीसरा हम देखें तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और थर्ड हम देखेंगे क्रियात्मक समूह। समावेयता जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और एक होती है मध्यावयता, जिसे हम बोल सकते हैं मिडिल आइसोमेरिज्म। ये 4 प्रकार के हो गए स्ट्रक्चरल की, ये थर्ड और ये फोर्थ। एक हम देखेंगे श्रृंखला समावेयता, दूसरा स्थिति समावेयता, तीसरा क्रियात्मक समूह समावेयता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और ये मध्यावयता या मिडिल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये देखिए त्रिविम भी 2 प्रकार की पाई जाती है, एक होती है जियोमेट्रिकल और दूसरी होती है ऑप्टिकल। इसे हम बोले तो प्रकाशीय और ये ज्यामिति। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है वो 2 प्रकार की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और ये 4 प्रकार की होती है। तो हमारे सिलेबस में यही 4 प्रकार की पढ़नी है, इसे नहीं पढ़नी है। तो हम इन्हीं 4 प्रकार को देखेंगे कि आखिर ये कैसे होते हैं। तो ये हो गया पूरा आइसोमेरिज्म का वर्गीकरण। इसे हम आइसोमेरिज्म का वर्गीकरण, देखिए आइसोमेरिज्म इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आगे हम इन सभी का एग्जाम्पल्स देख लेंगे कि आखिर ये कैसे आती हैं, और ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हम मतलब नहीं देखेंगे, क्योंकि मतलब हमें एकदम मतलब देखना है ना कि कौन सी चीज़ें पढ़नी कौन सी नहीं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा जाएंगे तो ये बहुत बड़ी होती है तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, और हमें ये 4 प्रकार की ही समझनी है। अगर वर्गीकरण के आधार पे हम बता सकते हैं कि ये 2 प्रकार की होती हैं और ये 4 प्रकार की पाई जाती हैं। अब देखिए हम इसमें देखते हैं एक एक। ये पूरा हो गया समावेयता का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं आगे इसमें मतलब कि श्रृंखला समावेयता क्या आती है और स्थिति और मध्यावयता कहलाती है। श्रृंखला समावेयता
देखिए कि इसमें क्या होता है, जैसे हमें देखना है कि जो इसमें रासायनिक फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला होगा, उसे हमें सेम रखना है, लेकिन संरचना संरचना अलग रखनी है। जैसे देखिए हम लेते हैं कोई यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, एक तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो हो जाएगा C, कितने कार्बन है, C4 और 3 2 5 5 H10। ये हमारे पास है एक रासायनिक फार्मूला। अब इसी को हम अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें समावैधता देखने की संरचना में समान दिखे। एक संरचना ऐसे ही हो गई कि हम इसे ऐसे लिख लें, और वही दूसरी संरचना हम इसकी कर दें कि 4 कार्बन सी हैं, CH3 CH2 और यहाँ पे हम कहीं ला के जोड़ दें CH3, 2 बंद इधर से 2 बंद इधर से। यहाँ पे 2 हम करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे CH3। तो अब देखिए इस एक ये पूरी स्ट्रेट लाइन है और ये एक ब्रांच के रूप में आ गई, लेकिन यहाँ जो भी केमिकल्स फार्मूले हैं वो सेम ही होंगे। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं। अब देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन और 3 2 5 3 2 5 10 हाइड्रोजन। तो इसे ही हम बोलते हैं कि ये मतलब दोनों समावेदता हैं ये, और इनका जो रासायनिक सूत्र है वो समान है। और देखिए इसमें हमने क्या किया कि ब्रांच के रूप में लगा दिया है, तो इसी को हम बोलते हैं कि ब्रांच समावेदता। यानी हम एक स्ट्रेट लाइन लिखा होगा तो उसको हम ब्रांच के रूप में कर देंगे, क्योंकि ये शाखा है, CH3 शाखा के रूप में अब यहाँ लिया जाएगा। तो देखिए इसकी संरचना पहले इतनी जगह मतलब ऐसे लिखी जा रही थी, अब ये संरचना अलग अलग दिख रही है, लेकिन जो केमिकल सूत्र है वो समान है, और इसमें हमने ब्रांच के रूप में लगा दिया है, तो इसे हम बोलते हैं श्रृंखला समावेदता। दूसरी हम देखते हैं, हम पढ़े थे स्थिति समावेदता, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसमें देखिए हमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म देखना है, तो हम यहाँ से देखते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 CH2OH। ये हमने एक लिया है मतलब यौगिक जिसमें 1 2 3 4 2 2 4 कार्बन है, 3 2 5 9 1 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये हो गया इसका फार्मूला, अणु सूत्र, रासायनिक सूत्र हो गया। अब देखिए इसमें 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब इसकी हमें 2 तरीके से लिखना है, तो देखिए हम इसमें जो ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। एक तरीका हो गया कि हमने इसे ऐसे लिख दिया, और दूसरे तरीके में हमने CH2 यहाँ पे ये जो पोजिशनल है उसको हटा के हम कहीं यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं। इसकी बहुत ढेर सारी संरचना बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें हमें ये जो ग्रुप लगाया है, यहाँ पे लगाया था, इसमें हमने यहाँ पे लगा दिया, तीसरे में हम यहाँ पे लगा देंगे, तो हम ग्रुप को कहीं भी उठा के लगा दें, लेकिन तो क्या इसमें फार्मूले में कोई चेंज आएगा? नहीं, लेकिन इसकी संरचना क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा मन ये भी नहीं कर रहा है तो हम क्या, इसको CH2 CH यहाँ से हम एक हटा के यहाँ कर देते हैं। तो हम यहाँ से जब भी जोड़ेंगे तो एक H हटाएंगे
तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये होती है इसकी संरचना, क्योंकि हम यहाँ देखिए यहाँ पे मतलब कार्बन की वैलेंसी कम हो रही थी और यहाँ पे जोड़ रहे थे तो हम अधिक हो रही थी, तो हमें वैलेंसी पूरी रखनी है। और अब देखिए हम OH ग्रुप को ही अलग अलग ले जाके जोड़ दे रहे हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। यहाँ से हमने एक H हटाया और OH को जोड़ दिया, और जो एक H था उसको यहाँ पे ला के जोड़ दिया, ताकि केमिकल फार्मूले में कोई चेंज ना हो, किसी संख्या बढ़े या घटे ना, संख्या समान होनी चाहिए। बाकी हम संरचना कैसे भी बना सकते हैं, तो यही होता है आइसोमेरिज्म। अब देखिए 2 हमने पढ़ लिया, 2 और बचा, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो नोट्स करते जाइएगा आप लोग, बिल्कुल भी इजी है, बस हमें समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और केमिस्ट्री से जिसको डर लगता है, केमिस्ट्री फोबिया, बस कंसेप्ट समझते जाए, सारा डर खत्म हो जाएगा। अब देखिए तीसरा हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह समावयवता, से हम इंग्लिश में बोले तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब आइए देखते हैं कि ये क्या है। लिख तो दिया हमने कि यह समावयवता है, अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है। जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे तब तक हमें बस लिखने से समझ में थोड़ी आएगा। तो अब देखिए हम लेते हैं कोई 2 क्रियात्मक समूह, तो देखिए इसे हम लेंगे एक हम लेंगे कीटोन और एल्डिहाइड। देखिए ये 2 अलग अलग ग्रुप हैं, ये होता है COO और ये होता है C⋯O, इधर से H और इधर कोई ग्रुप आके जुड़ा होगा। अब इसी में हम देखेंगे क्रियात्मक समूह, ये 2 क्रियात्मक समूह हैं। अब हम कोई ऐसा बनाएंगे कि जो केमिकल सूत्र हो, फार्मूला वो समान हो, लेकिन संरचना भिन्न भिन्न लिखे। जैसे देखिए हम लिखते हैं CH3 C⋯O, इधर हम जोड़ देंगे CH3, ये हो गया एक कीटोन। अब हम लिखते हैं एल्डिहाइड CH3 CH 2 C⋯O and H। इसे हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2, तो इसे हम बोल सकते हैं प्रोपेनॉन, और ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ये हो गया एल्डिहाइड। हम बताए थे ना कि जो कीटोन होता है उसमें ओन लगाते हैं, और ये जो एल्डिहाइड होता है उसे हम अल लगाते हैं। तो देखिए यहाँ भी 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है। हम अणु सूत्र लिखने जाएं तो 3 कार्बन 3 और 3 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 कार्बन तो हमें मिल गए, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन भी मिल गया और 1 ऑक्सीजन भी मिल गया। देखिए रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन इसकी संरचना क्या अलग है। यहाँ पे हमने C से डबल बॉन्ड यहाँ ऐसे जोड़ा है और यहाँ पे ऐसे जोड़ा है। और देखिए ये क्रियात्मक समूह पे आया है समावयवता, कि ये प्रोपेनोन है और ये प्रोपेनल है, यानी ये कीटोन है और एक एल्डिहाइड है। तो इसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। ये क्रियात्मक समूह में हम देख रहे हैं समावयवता, तो हम क्रियात्मक समूह समावयवता बोलेंगे। ब्रांच में देख रहे थे तो ब्रांच समावयवता बोल रहे थे। पोजीशन चेंज हो रहा था तो हम उसे पोजीशनल समावयवता बोल रहे थे। अब आगे एक मिडल वाला बचा है, उसे हम देख लेते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आए। देखिए जो भी चीज़ें ना समझ में आती हो, कई बार आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसके रिप्लाई कर देंगे। अब देखिए 4 नंबर की जो है समावयवता, वो मध्यावयवता।
ये मध्यावता यानी मिडल वाले समानता को जोड़ के बना दिया गया है। तो हम ये मान लीजिए ऐसे हम लिख लेते हैं मिडल आइसोमेरिज्म। अब देखिए हम इसमें किसे देखेंगे कि मिडल में आनी चाहिए, तो हम इसमें लेते हैं C4H10 और O, दो प्रकार से ये मिडल में आना चाहिए। तो देखिए हम इससे बनाते हैं CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड ये O और इधर लेंगे C3H7 और एक तरफ हम लिखते हैं C2H5O C2H5। ये देखिए ROR है, ईथर में हम देख रहे हैं मिडल समावेशता मध्य में जो आ रही है। अब देखिए ये मतलब ऑक्सीजन ये है ना मध्य में है और दोनों तरफ ऐसे जुड़ा हुआ है अलग, और इसका रासायनिक फार्मूला है वो सेम है। तो यहाँ से देखिए जो ये एक ही ग्रुप है वो जो ईथर है, तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि मतलब ये क्या है। तो हम देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है और ये 7 हाइड्रोजन है, तो हम इसे लिख सकते हैं मेथॉक्सी। हम ईथर में ऑक्सी लगाते हैं प्रोपेन और हम इसे लिखेंगे एथॉक्सी एथेन। ये एथॉक्सी एथेन हो गया और ये मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया। यहाँ से देखिए इसकी संरचना आप लोगों को अलग अलग दिख रही होगी, लेकिन इसमें मतलब संख्या देखने जाए तो 2 यहाँ से 3 और 1 4 कार्बन मिल गए हमें, 3 और 7 10 हाइड्रोजन मिल गया और 1 ऑक्सीजन मिल गया। ये पूरा क्लियर हो गया। अब इसे हम देखते हैं तो 2 2 4 कार्बन 5 5 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये हो गया मध्यावता मिडल आइसोमरिज्म, और इसमें ये हम ईथर में देख रहे हैं, इसीलिए हमें एथॉक्सी प्रोपेन और इसका नाम हो गया एथॉक्सी एथेन। ये पूरा आइसोमरिज्म हमने देख लिया। आइसोमरिज्म का ये पूरा टॉपिक था कि मतलब आइसोमरिज्म में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी थी, ये पूरा आइसोमरिज्म हो गया। अब देखिए आगे हमने आइसोमरिज्म की भी प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन में हम कार्बन के कंपाउंड जैसे हम बनाएंगे कि कार्बन के जो कंपाउंड बना के देखेंगे जो पॉलीमराइजेशन का गुण है वो कैसे आ रहा है। तो आगे हमने मतलब कार्बन के कंपाउंड हम बनाएंगे कि हम एल्कीन से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं और कैसे कैसे विक्रिया होती है और कैसे कैसे यौगिक बनते हैं। अब देखिए आगे लास्ट टॉपिक यही बचा है पॉलीमराइजेशन, और फिर इसके बाद पूरा कार्बन का आयोडाइज्ड कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा 10th में। तो इस तरह हम धीरे धीरे सिलेबस को पूरा कवर करते चले जाएंगे और चैप्टर नंबर 4 हमारा जो क्लास 10th का है कार्बन आयोडाइज्ड कंपाउंड क्लियर हो जाएगा। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए। कीप